हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द जीत सैंपल पेपर सीरीज 2025। अब तक हम लोगों ने 5 सैंपल पेपर्स में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और फर्स्ट सैंपल पेपर और सेकंड सैंपल पेपर में मैंने आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवा दिए हैं। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सैंपल पेपर थर्ड विद 4 मार्क्स क्वेश्चंस। This is Dr. RPS Toor from the Quest for Maths. इसी एक प्लेटफॉर्म पर you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. So, first question of our section C is tangent inverse of 1 by 2 plus tangent inverse of 1 by 5. This is equal to 1 by 2 cos inverse of cos 16 by 65. तो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो चैप्टर हम लोगों ने किया था उसमें देखिए आप पिछले 2 टेस्ट पेपर भी कर चुके हैं। उसमें भी आपने देखा कि जैसे ही 4 मार्क्स का सेक्शन शुरू होता है तो पहला क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में से आता है, राइट। तो आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले जो हैं सारे के सारे याद होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लगने वाले हैं। अगर वो याद नहीं है तो मैं भी यानी कि टीचर्स भी ये क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो मेन बेस है आपका फॉर्मूले, तो फॉर्मूले याद कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां हम लोग 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फार्मूला बना। अब यहां कंपेयर कर लो आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज हाफ एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 1 by 5। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या बन जाएगा फिर? tan इनवर्स ऑफ, ये ऊपर वाला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 by 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 by 5। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 by 2 प्लस 1 over 5 1 माइनस 1 by 2 इंटू 1 by 5। तो 1/2 और 1/5 के नीचे मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद वाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। ऊपर हम लोग न्यूमरेटर में एलसीएम लेने वाले हैं और डिनोमिनेटर में जो है हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम लेंगे। तो ये टोटल जो सॉल्व होने के बाद आंसर बचेगा दैट इज योर 7 by 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 by 9 बचेगा। अब हमें आंसर क्या लेना है? आंसर तो देखो अभी तक भी नहीं आया है ना। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट किया और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स की। तो अब कॉस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स से रिलेटेड हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो वो पहला तो ये फार्मूला था जो मैंने आपको कहा कि यहाँ 2 फार्मूले लगने वाले हैं, ये वाला फार्मूला। अब दूसरा क्या है? दूसरा है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 by 2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स और cos इनवर्स में जो रिलेशन है वो मैंने आपको बताया। तो यहां अपने पास अब x की वैल्यू कितनी है? 7 by 9, राइट। वो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 7 by 9 this is equal to half cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, नीचे 7 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे। ऊपर माइनस करना है, नीचे सब्ट्रैक्ट, ऊपर माइनस करना है, नीचे प्लस करना है। तो अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो हाफ cos इनवर्स ऑफ, इसको 81 माइनस 49 और 81 प्लस 49, तो यह आ जाएगा 32 by 130, राइट। अब इनको आप कैंसिल कर दीजिए। 2 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारे पास बचने वाला है 16 और नीचे बचेगा 2, 12 और 5। तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्या किया मैंने? पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ये लगाने के बाद मेरे पास एक टेंजेंट इनवर्स का एक सिंगल टर्म आ गई।
अब मुझे चाहिए कॉस इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स और कॉस इनवर्स का ये वाला फार्मूला जो है फिर आपको याद होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो बस फिर भूल जाओ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होएगा, मेरे से भी सॉल्व नहीं होगा, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। तो फार्मूले इज मस्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन चैप्टर हम लोगों ने किया उसके सारे के सारे फार्मूले आपको +1 वाले चैप्टर। चलते हैं फिर 11th क्वेश्चन की और 11th क्वेश्चन में हमारे पास है दो फंक्शन गिवन है x पावर x और x पावर sin x। फाइंड dy बाय dx। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट पेपर फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी ये मैंने करवाया है, लेकिन चलिए यहां जो है उसका डिफरेंट है, क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड v इज इक्वल टू x पावर sin ऑफ x। dy बाय dx दिस इज इक्वल टू, यानी कि y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो u का x के रिस्पेक्ट में और v का भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो ये आंसर चाहिए। अब इस आंसर से हमें क्या पता लग रहा है? इस आंसर से पता लग रहा है कि आप जो u फंक्शन आपने माना उसका भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और v फंक्शन जो माना उसका भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, फिर जो रिजल्ट आए वो जोड़ दो, जोड़ के आपके टोटल रिजल्ट आ जाएगा विच इज आस्किंग टू फाइंड आउट। ओके, तो यहां u का करते हैं सबसे पहले। तो दोनों तरफ हम लोग इन दोनों फंक्शंस में टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं। तो यहां आएगा log ऑफ u, दिस इज इक्वल टू x log ऑफ x। तो अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए u इंटू वी फार्मूला, जो प्रोडक्ट रूल है हमारे पास, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर u, u का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x इज du बाय dx। और यहां x फंक्शन को रखते हैं, log x का डेरिवेटिव करेंगे 1 ओवर x, log x को रखेंगे x का डेरिवेटिव 1, तो du बाय dx क्या आ गया, u जो है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी है x पावर x, तो x पावर x मल्टीप्लाइड विद 1 ओवर log ऑफ x। मैंने यहां ये u जो है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होना था, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और वैल्यू भी पुट कर दी, तो एक स्टेप हमारा बच गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने u का डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसका करते हैं। तो अब इसका भी आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने लॉगरिथम लिया है तो दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं। तो log ऑफ v इज इक्वल टू साइन ऑफ x log ऑफ x। उसी तरह से प्रोडक्ट रूल से आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 ओवर v dv बाय dx, दिस इज इक्वल टू साइन x को ऐसे रखते हैं, log x का हो जाएगा 1 ओवर x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और log x को फंक्शन को रखेंगे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो cos x आ जाएगा। चलिए अब इसमें से यहां कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो v को आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, v को मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां आ जाएगा x पावर साइन ऑफ x, इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव साइन ऑफ x ओवर x प्लस log ऑफ x इनटू cos ऑफ x। तो ये हमारे पास आ गया है v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो dy बाय dx हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx। ये u की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, u का डेरिवेटिव जो हम लोगों ने निकाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x पावर x 1 प्लस log ऑफ x, ये है du बाय dx, और ये वाली वैल्यू पुट करते हैं x पावर साइन ऑफ x, साइन ऑफ x ओवर x प्लस cos ऑफ x इनटू log ऑफ x। सो दिस इज योर आंसर dy बाय dx। सो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आप लोगों को एक इंटरनल चॉइस भी मिलने वाली है एज यूजुअल जो होती है हमारे पास। तो 11th क्वेश्चन का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में ही इज आस्किंग यू कि आपको dy बाय dx निकालना है। ये देखो dy बाय dx ही निकाला हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन y x के साथ में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है,
y t के साथ में रिलेटेड है, x भी t के साथ में रिलेटेड है, यानी कि दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ t एंड दिस इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, फिर dx by dt, फिर निकालेंगे dy by dt, फिर dy by dt को नोमिनेटर में, dx by dt को डिनोमिनेटर में, फिर आपके पास dy by dx आ जाएगा, वो यहां पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 11th क्वेश्चन इंटरनल जो चॉइस है और पार्ट, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास x is this, y is this and you have to find out the value of dy by dx as I already told you. ओके तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ dx by dt निकाल लेते हैं। तो यहां हमारे पास डिवीजन फार्मूला लगेगा, डिवीजन फार्मूला u by v फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका आप स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, और जो नोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां आएगा 0 प्लस 1 बाय टी, ठीक है, log t का डेरिवेटिव, माइनस अब नोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, और डिनोमिनेटर से जो हमारे पास टर्म आई है उसका डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा 2t। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो दिस इज t माइनस 2t लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 4। इसको सॉल्व करेंगे तो dx by dt की जो वैल्यू है दैट विल बी, माइनस विल बी कॉमन आउट, और इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव 1 प्लस 2 लॉग ऑफ t, यहां से t कॉमन कर लिया मैंने, और t जो कॉमन किया वो यहां t 4 में से माइनस हो गया तो t पावर क्यूब आ गया। t माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई t क्यूब, ठीक, ये मैंने निकाल लिया dx by dt। अब निकालते हैं हम लोग dy by dt। dy by dt एज यूजुअल, क्योंकि u by v फॉर्मूला है, डिवीजन मेथड लगेगा डेरिवेटिव के ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें कोशेंट का फंक्शन गिवन है यहां, तो ये हमारे पास आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर फैक्टर एज इट इज, यहां इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 का डेरिवेटिव 0 to 1 बाय t, माइनस अब ऊपर वाला जो हमारे पास फैक्टर है वो एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये t विल कैंसिल आउट, 2 माइनस 3 माइनस 2 लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो यहां आएगा मेरे पास, माइनस कॉमन कर लेता हूं, ठीक है, 1 प्लस 2 लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सो दिस इज योर dy by dt। तो dx by dt और dy by dt आ गया है हमारे पास। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। तो dy by dt हमारे पास आया माइनस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ t ओवर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx by dt है हमारे पास माइनस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय t क्यूब। ये तो बिल्कुल कट ही गया, ये कैंसिल हो जाएगी, ये सेम टर्म से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, t क्यूब हमारा नोमिनेटर में चला जाएगा और t स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये आ गया हमारे पास t। तो dy by dt इज t, राइट। अब हम लोग यहां पुट करते हैं इसके, हमें क्या चाहिए कि ये वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, dy by dt की जगह पर आप t पुट कर दीजिए। इतना जो है मैं यहां से इसको अब डिलीट कर देता हूं, राइट। तो ये हमारे पास जगह अवेलेबल हो गई है। अब चलते हैं हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज dy by dx माइनस 2 dy by dx होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां है t माइनस 2x t स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास यहां y और x है, और x और y यहां हमें गिवन है किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में, राइट। तो वो भी ले लेते हैं फिर हम लोग। तो y की वैल्यू यहां पुट करेंगे 3 प्लस 2 लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाइड विद t माइनस 2, x की वैल्यू है 1 प्लस लॉग ऑफ t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद t स्क्वायर।
तो यहाँ कितना आया हमारे पास, दिस t विल कैंसल आउट, 3 + 2 log of t minus this t square will cancel out, -2 - 2 log of t, this minus log 2 + 2 log t will cancel out these two terms. 3 - 2 is 1 and this is equal to your right hand side. तो ये मैंने 11वां क्वेश्चन जो है उसके दोनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसमें कि इंटरनल चॉइस भी है। चलते हैं फिर अब 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन में फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए पिछले 2 टेस्ट पेपर में जो मैंने आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाए हैं, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही होता है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आता है, और अब भी बिल्कुल वही है, राइट। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोगों ने निकालना है। बच्चों जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज दिस, dy/dx plus py is equal to q, where p and q these are functions of x only। ठीक है, तो ये x के फंक्शन है, लेकिन यहां ध्यान से देखो कि dy/dx का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1। यहां कितना है टेंजेंट x, तो सबसे पहले टेंजेंट x से ही दोनों साइड जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो गिवन इक्वेशन को हम लोग दोनों तरफ टेंजेंट x से डिवाइड कर रहे हैं। यहां आ जाएगा 1/टेंजेंट, तो ये बन जाएगा cot x into y, और यहां टेंजेंट x से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2x, और इधर आएगा x² cot of x। यहां टेंजेंट से डिवाइड करेंगे टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, x² टेंजेंट इज x² cot x। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब p और q की आप वैल्यू निकाल लीजिए। p की अब कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू जो है cot x एंड q की वैल्यू विल बी ऑन द राइट हैंड साइड 2x x² cot of x। तो देखो p और q जो है वो x के ही फंक्शन है। अब क्या करते होते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, e पावर cot इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x। तो cot x का इंटीग्रेशन जो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है log ऑफ sin x, e और log विल कैंसिल आउट, तो sin x आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद है आपको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin of x is equal to q। क्या मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूं, q is this 2x plus x² into cot of x into integrating factor is sin x into dx, राइट। अब राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड ये इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बाहर रखते हैं, x sin of x dx प्लस x², cot का है cos over sin से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा x² cos of x into dx। तो यहां इंटीग्रेशन विद पार्ट्स हम लोग करेंगे, टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन, sin को सेकंड फंक्शन, और यहां x² एज फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और cos एज सेकंड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। देखो कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो माइनस cos ऑफ x, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin, और एक माइनस और है तो माइनस sin x आ जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास इस फर्स्ट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं सेकंड की ओर, फिर उसी तरह से सेकंड लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ x, फिर दोबारा से प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin, और एक और माइनस है तो माइनस sin, ठीक है। ये अब टोटल आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया यहां -2x cos ऑफ x, ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2 sin ऑफ x, यहां आ गया +x² sin ऑफ x, राइट। और ये माइनस और माइनस प्लस 2x cos ऑफ x,
और ये हो गया -2 साइन ऑफ एक्स। देखो कौन कौन सी टर्म कट रही है। फर्स्ट टर्म विद दिस टर्म, -2 साइन एक्स इज +2 साइन एक्स, तो आपके पास क्या रह गया, y साइन ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बोथ साइड्स अब जो है आप साइन से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, कोसिकेंट ले लीजिए या नीचे साइन आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक, तो ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन। लेकिन वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको यहां पर्टिकुलर वैल्यूज दे रहा है। तो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए आपको अब क्या करना है, यहां जो वैल्यू आपको गिवन है बस वो आप पुट कर दीजिए यहां। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहां। दिस इज अवर सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां x π/2 गिवन है आपको, x is your π/2 and y is 0. तो using the given conditions from 1, जो हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन निकाला, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो y की वैल्यू कितनी है 0, और राइट हैंड साइड में हम लोग x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं π/2, तो π/2 का स्क्वायर प्लस c ओवर साइन π/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, y तो 0 होगी है ना, ये हुआ π²/4 प्लस c ओवर 1। इसका मतलब है c की वैल्यू कितनी आ गई, -π²/4। तो यहां पुट कर दीजिए, देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां इसको अगर दोबारा हम लोग इस साइन को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां तो आप यहीं से ही सॉल्यूशन दे सकते हैं इसको। यहां बस c की वैल्यू पुट कर दो या ऐसे कराओ, दोनों सही है। तो क्या लिख सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y साइन ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन ऑफ x -π²/4। या ऐसे आंसर दे आओ, या जो नीचे हम लोगों ने निकाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस c की वैल्यू पुट करेंगे π²/4 और साइन को नोमरेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा कोसिकेंट x। तो ये वाला आंसर भी आपसे मान सकता है, या ये वाला आंसर भी आप यहां भी छोड़ाओ तो भी कोई चक्कर नहीं, यहां छोड़ाओ तब भी कोई ठीक। ओके, तब भी बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास 12th क्वेश्चन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोगों ने निकालना था। चलते हैं अब 13th क्वेश्चन की ओर। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। हियर यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 मल्टीप्लाइड विद x + 5 मल्टीप्लाइड विद x - 3। तो डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो यहां आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको इसी वीडियो में इंटीग्रेशन में जो टॉपिक है हमारा, पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर का कह लीजिए, कि मैं आपको यहां लिंक डाल दूंगा और उसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं यहां आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूं इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले, और ये ऐसा ही मेथड जो है मैंने आपको सेकंड सैंपल पेपर में भी बताया, जिसमें हम लोगों ने 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे, कि आपने जो डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर्स गिवन हैं उनको आप रफली 0 के बराबर पुट करके उसमें से x की वैल्यूज आप निकाल लीजिए। तो यहां आपको x की जो वैल्यूज आएंगी वो 3 वैल्यूज आ रही हैं। एक है आपके पास x = 2, x = -5 और x = 3, राइट। तो अब क्या करना है आपने, अब आपने ये जो प्रोडक्ट दे रखी है आपको डिनोमिनेटर में, इसको प्लस और माइनस बनाना है। लेकिन कैसे बनाएंगे, आपने क्या करना है, जो वैल्यू, जैसे मैं x = 2 ले रहा हूं, तो वो जिस फैक्टर से हम लोगों ने वो वैल्यू को निकाला है उसमें आपने पुट नहीं करना, बाकी 2 फैक्टर्स में आपको पुट करना है। तो यहां सेकंड और थर्ड में पुट करेंगे x = 2, तो यहां पुट करेंगे 2 + 5, राइट, और तीसरे फैक्टर में पुट करेंगे 2 - 3 प्लस सेकंड आ जाओ। अब मैं x = -5 पुट कर रहा हूं, तो सेकंड फैक्टर में ही पुट नहीं करना, आपको फर्स्ट और थर्ड में पुट करना। तो यहां आएगा -5 - 2 मल्टीप्लाइड विद x + 5 मल्टीप्लाइड विद
मल्टीप्लाइड विद -5 -3, राइट। तो इसमें पुट नहीं करना क्योंकि हम लोग -5 पुट कर रहे हैं। प्लस सिमिलरली थर्ड फैक्टर में अब क्या है, यहाँ x - 3 में से 3 निकला था तो 3 को इसी फैक्टर में पुट नहीं करना, बाकी में पुट करना। तो ये आ जाएगा 3 - 2, 3 + 5 और x - 3। तो ये चीज आ गई। अब आपके पास 3 इंटीग्रेशंस अलग अलग आ गए हैं, जिसमें आपके पास प्लस और माइनस जो है वो अलग से आ रहा है और वो इजी है सॉल्व करना। तो यहाँ आएगा 5 और 2 7 और यहाँ -1, तो -1/7 जो है वो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन। और इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन यू हैव 1/x - 2 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहां है हमारे पास 1/x + 5 और ये इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां है -7 और यहां आपके पास आएगा -8, ठीक है। तो -7 और -8 1/56, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। चलिए अब यहां चलते हैं। तीसरा फैक्टर जो था हमारे पास वो था x - 3, तो अब वो टर्म बन गई है 1/x - 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 1, तो 1/8 जो है दैट इज कम आउट टू बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, ठीक। चलिए अब फटाफट से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/7 log of x - 2 प्लस 1/56 log of x + 5 प्लस 1/8 log of x - 3, राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बस इसको यहीं छोड़िए, कहीं इसका आपस में कोई मेल नहीं आ रहा, मतलब पावर लेंगे तो -1/7 आ जाएगी, तो बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप यहीं आंसर दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ 13th क्वेश्चन, जो हम लोगों ने इंटरनल चॉइस के तौर पे। अब सेकंड पार्ट इसको करते हैं। 2π(x sin of x) डिवाइडेड बाय 1 + cos² x into dx। तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब a - x into dx। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहां लगा रहे हैं, गिवन इंटीग्रेशन जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी हियर, i जो हमने माना है कि इस इंटीग्रेशन को, वो i क्या बन जाएगा आफ्टर, एक तो हमारे पास ये है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, तो 1 के ऊपर हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी ऑन दिस। आप लिख देना यहां पे, है ना, अप्लाइंग above property in given integration 1, ठीक है। तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी फिर, i is equal to 0 to π as it is। तो क्या है ये a - x, यानी कि ऊपर वाला जो लिमिट है, अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस करना है। तो अब ऊपर वाली लिमिट क्या है हमारे पास, अपर लिमिट π - x, उसमें से वेरिएबल को माइनस करना है। तो यहां आ जाएगा साइन ऑफ π - x डिवाइडेड बाय 1 + cos² π - x into dx, ठीक है। यहां आया 0 to π x as it is, साइन 180 - x, साइन पॉजिटिव होता है तो यहां आ गया sin x, ठीक है। और नीचे cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो आएगा -cos x आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो वो भी प्लस हो जाएगा इंटू dx। ये आ गया हमारे पास नंबर 2। 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। सो 1 + 2 विल गिव यू 2i, है ना, ये i और ये वाला i, तो ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स भी जुड़ जाएंगी, तो जोड़ देते हैं। फिर नोमरेटर में जुड़ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जुड़ जाएगा। तो पहले है x sin of x और इसका नोमिनेटर है हमारे पास पाई sin x माइनस x sin of x। मैंने क्या किया, इस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर इन दो टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई sin x और माइनस x sin of x, ये बन गया। ये वाला नोमिनेटर और ये वाला नोमिनेटर दोनों आपस में ऐड हो गए, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि ये पार्शियल
क्योंकि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, तो जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जुड़ जाता है और डिनोमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, cos स्क्वायर x। ओके, अब देखते हैं हमारे पास न्यूमरेटर में कैंसिल करने के बाद क्या रहेगा। 0 to पाई, दिस x साइन ऑफ x विल कैंसिल विद दिस। ओके, तो यहां आएगा पाई साइन ऑफ x ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर x into dx. So pi is constant, take it outside from the integration sign and you will left with sin over 1 plus cos square x dx. अब ये हमारे पास थोड़ा इजी हो गया, वहां से इजी हो गया है। देखिए वहां तो मल्टीप्लिकेशन आया हुआ था, तो यहां सिर्फ एक सिंगल टर्म हमारे पास रह गई है, राइट। तो अब क्या करें, अब आप पुट कर दीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट cos x इज इक्वल टू t, तो क्या आएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो साइन x dx क्या आ जाएगा माइनस dt, है ना, ये माइनस हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। फिर व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो t कितना हो जाएगा 1। व्हेन x इक्वल टू पाई, cos पाई इज -1, तो t -1 हो जाएगा। तो ये लिमिट्स क्या बन गई हमारे पास 2i, 0 की जगह पे हम लोग को की वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, राइट, तो लिमिट्स भी चेंज हो गई। 0 जहां x 0 है वहां t 1 है, तो 0 की जगह पे 1, और जहां x वेरिएबल पाई लिमिट है तो t की होएगी -1, और यहां ये पाई जो है मैं आउटसाइड में ले गया, कांस्टेंट है, और sin x dx की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये चीज माइनस ऑफ dt, ओनली माइनस dt हियर, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बिकॉज वी कंसीडर्ड cos x इक्वल टू टी। कितना इजी हो गया है ना। अब देखिए माइनस है, इसके ऊपर फिर एक फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वहां आया 1 2 -1, ठीक है, और ऊपर आया है नोमिनेटर में माइनस dt और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब एक फार्मूला और लगाते हैं, +1 to -1 है, लिमिट चेंज हो जाएंगी। क्या है हमारे पास फार्मूला, a to b fx dx, ये भी प्रॉपर्टी है, दिस इज इक्वल टू -b to a fx dx। मतलब अगर आप लोग अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं, लोअर को अपर बनाते हैं, देन यू कैन हैव अ नेगेटिव साइन। ओके, तो यहां फिर ये बन जाएगी, क्या बनेगी फिर 2i इज इक्वल टू पाई एज इट इज, ये माइनस साइन है ना, माइनस को यहां एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये आ गया -1 to 1 dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये माइनस कहां एडजस्ट हो गया, लिमिट्स को अपर लिमिट लोअर लिमिट बन गई, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन गई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप कर दो, बड़ा इजी हो जाएगा, पाई एज इट इज, ये इंटीग्रेशन बनेगा tan इनवर्स ऑफ t -1 to 1, लिमिट पुट करो तो ये आएगी आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, और ये 2i चल रहा है हमारे पास, तो वैल्यू पुट करते हैं। फिर tan इनवर्स 1 है, टेंजेंट इनवर्स 1 कब होता है, when it will be in the first quadrant, ठीक है, और ये माइनस है, तो यहां आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 और ये होएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1। कैसे, ये फार्मूला मैंने यूज किया, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये फार्मूला आप याद रखिए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो यहां लगा दिया मैंने, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x है ना, तो माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब कितना बना मेरे पास 2 tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू पाई, और यहां आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या है, टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1, tan इनवर्स will cancel with the tangent
you will left with pi into 2 into pi by 4. tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, pi by 4 हमारे पास रह गया। तो यहां क्या बचा फिर हमारे पास 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, ये दो नीचे कैंसिल हुआ तो 2 आया, और i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4। और i क्या है हमारे पास, i हम लोगों ने माना था जो कि गिवन इंटीग्रेशन था, क्या था, दिस इज अवर i, जिसका वैल्यू वो पता करने को बोल रहा था, ये अपना i है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, क्या आया, पाई स्क्वायर बाय 4, दिस इज आवर आंसर। ये था हमारे पास 13th क्वेश्चन। तो पूछना चाहूंगा बच्चों, कैसा लग रहा है आपको जो मैं काम करवा रहा हूं, क्या उसमें आपको वैल्यू मिल रही है? तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ओके। और बिफोर टू स्टार्ट आवर 14th क्वेश्चन, कहना चाहूंगा कि अगर आपको वास्तव में इस चैनल से, इस चैनल के कंटेंट से वैल्यू मिल रही है तो जस्ट 2 मिनट निकालिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टा ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप इस चैनल के कंटेंट को शेयर कीजिए, ताकि जिस भी बच्चे को डिटेल में करने की ज़रूरत है और जो चाहता है कि मैं कुछ बढ़िया जिसने एम रखा हुआ है, उसको इस कंटेंट से हेल्प हो जाएगी। और ऐसा करने से आप इस चैनल के कंटेंट को, इस चैनल को बूस्ट करने में भी आप हेल्प कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस 8y, यू हैव टू गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन subject to these constraints. So we have given these 3 constraints plus we have to here axes. तो टोटल हमारे पास 5 लाइंस हैं, 5 कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको एनक्लोज करते हुए, या जो ये 5 कंस्ट्रेंट्स हैं ये एनक्लोज करेंगे एक फिजिबल रीजन को, एक प्रॉपर हम लोग रीजन उसमें देखेंगे, फिजिबल रीजन, और फिर देखेंगे वहां से कॉर्नर पॉइंट्स, और उन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। So I already solved this question to save our time as usual. तो 14th क्वेश्चन में मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो अपना स्टेटमेंट में है, that is given to you as z is equal to 7x plus 8y and you have given these 5 constraints. 3 ये लाइंस हैं और 2 हमारे पास ये एक्सेस सिस्टम है। These एक्सेस सिस्टम will show that जो रीजन बनेगा that will be in the फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, पॉजिटिव वैल्यू रहनी चाहिए। तो अब इन लाइंस को हम लोग, इन कंस्ट्रेंट्स को लाइन मानते हुए, लाइन बनाते हुए हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, फर्स्ट हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वी आर मेकिंग दिस टेबल, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y विल बी 50 एंड व्हेन x इज 50 देन y इज 0, या ऐसा कह सकते हैं कि जब y 0 होगा तो x 50 होगा, राइट। तो ये मैंने इन पॉइंट्स का नाम दे दिया, 0 और 50 का a पॉइंट नाम दिया और यहाँ 50 और 0 का b पॉइंट नाम दे दिया। अब हम इस लाइन को ये चेक करते हैं कि क्या जब हम लोग शेडेड पोर्शन लेंगे तो क्या इस लाइन का वो शेडेड पोर्शन टच करते हुए ओरिजिन से अबव जाएगा, दूर जाएगा, या ओरिजिन के टुवर्ड्स आएगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। फिर रीजन पे x और y की वैल्यू 0 होती है, 0 प्लस 0 इज लेस देन 50, दैट इज ट्रू। इसका मतलब जो हम लोग रीजन शेड करेंगे वो इस लाइन से जो हम लोग रीजन शेड करेंगे वो ओरिजिन की तरफ होगा, राइट। अब करते हैं हम लोग सेकंड लाइन को, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो यहां जब x की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो y विल बी 50, और जब y 0 लेंगे तो x विल बी 100 बाय 3, 100 बाय 3 मींस 33.3। इसकी भी ओरिजिनल पे हम लोग, इसकी भी हम लोग ओरिजिन पे जो है शेडेड रीजन देख लेते हैं कि उस तरफ ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से अपोजिट जाएगा। तो 0 प्लस 0 यहाँ कंस्ट्रेंट्स में 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये ट्रू नहीं होगा, दिस विल बी फॉल्स। तो जब इस लाइन से हम लोग रीजन शेड करने लगेंगे तो वो रीजन आपको ओरिजिन से अपोजिट साइड में शेड करना है, यहां से पता लग रहा है, ओके। थर्ड लाइन को देखते हैं हम लोग। थर्ड लाइन इज आवर x minus y greater than 10, so x minus y is equal to 10. When x is equal to 0, y will be minus 10, and when y is equal to 0, x will be 10. अब इस पे भी हम लोग रीजन पे चेक कर लेते हैं, 0 minus 0 इस कंस्ट्रेंट्स पे 0 minus 0 will be greater than 0, that is false.
तो यहाँ जब इस लाइन से हम लोग शेड और रीजन को शेड करने लगेंगे तो वो भी ओरिजिन से अपोजिट साइड में जाएगा। तो चलो इन तीनों लाइंस को एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस एक्सिस सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यहाँ मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया है एंड आई एम टेकिंग द 10 डिस्टेंस 0 to 10 देन 20 30 40 एंड अप टू 70 और इसी तरह से वाई एक्सिस की तरफ भी। तो यहाँ फर्स्ट लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं A एंड B पॉइंट। A पॉइंट इज 050 मींस x कोऑर्डिनेट 0 है और y 50 है, दैट विल बी योर A पॉइंट। ओके, यहां आ रहा है। और फिर है 50 0, तो वहां y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मींस ऑन द x एक्सिस। तो ये हो गया हमारे पास B पॉइंट 50 0 इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज द पॉइंट 50 0। इनको मिला देते हैं, फिर A और B को मिलाया, दिस लाइन इज आवर x प्लस y इज इक्वल टू 50। सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं 3x प्लस 2y 100। तो C पॉइंट और D पॉइंट को ड्रॉ कीजिए। C पॉइंट देखो वही आ गया 050। A और C, these two points coincides each other। तो जहां A है वहीं C पॉइंट है और D पॉइंट से पता लगेगा कि लाइन की डायरेक्शन कहां है। तो D जो है अवर 33.0, तो 33 से 3 पॉइंट आगे और Y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। C और D को फिर हम लोग कंबाइन कर देते हैं। तो जो सेकेंड लाइन हमारे पास आई दैट इज योर, दिस इज योर सेकेंड लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। दिस इज योर सेकेंड लाइन। ओके, थर्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। थर्ड लाइन में x माइनस वाई इक्वल टू 10 है और पॉइंट्स हैं E और F। द वैल्यू ऑफ E इज 0 माइनस 10, F इज 10 0। तो 0 माइनस 10 इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y जो है वो माइनस 10 है, तो y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आएगा। ये वाला पॉइंट है माइनस 10 और x इज 0 है, तो दिस आई नेम दिस पॉइंट एज E। और दूसरा पॉइंट क्या है 10 0, तो दिस इज योर F पॉइंट 10 and 0। E और F को फिर दोबारा से हम लोग कंबाइन कर देते हैं, दिस विल बी योर थर्ड लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो ये तीन लाइंस मैंने ड्रॉ कर लेती है, तो ये तीन लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब इनके बीच का, इनका कॉमन हम लोग रीजन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। अब मैंने फर्स्ट लाइन में आपको क्या बताया था कि जब इस लाइन के क्रॉस हम लोग रीजन शेड करने लगेंगे तो वो ओरिजिन की तरफ आएगा। तो ये लाइन है हमारे पास, तो अब जो रीजन आएगा वो ओरिजिन के की तरफ आएगा। यहां मैं कलर और ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां ओरिजिन की तरफ चलते हैं हम लोग, ऐसे ये है इस लाइन से, ठीक है, ये वाला। और जब हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस लाइन से शेडेड रीजन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन क्या है, ये वाली, तो वो ओरिजिन से अबव जाएगा। तो ये जा रहा है वो इधर को। तो यहां अब हम लोग फिजिबल रीजन देखेंगे कौन सा है, ठीक है। लेकिन जाना कहां चाहिए, वो x प्लस वाई तक ही जाना चाहिए। ये तो ऊपर मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको कि ये शेडेड रीजन अबव जाएगा, लेकिन आपको कॉमन पोर्शन देखना है, राइट। तो इस लाइन से जो शेडेड रीजन हम लोग करेंगे वो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। थर्ड लाइन भी जो है x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो वो ये लाइन है हमारी। तो उसको भी, उससे भी हम जब शेडेड रीजन ड्रॉ करने लगेंगे तो वो भी ओरिजिन से अबव आएगा। तो आपको पता लग रहा है कि कॉमन रीजन कौन सा हो गया, फिर हमारा ये हो गया जो तीन लाइनों से बाउंडेड है। ओके, तीन प्लस ये दो लाइंस जो हमें एक्सिस सिस्टम को शो करती है, राइट। तो अब इनमें शेडेड रीजन के अंदर जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो कौन से हैं, वो भी देख लेते हैं। फिर ए और सी को देखो एक ही पॉइंट पे है, उनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, राइट। और कौन सा रीजन, और कौन से पॉइंट बने जिनके बीच में ये रीजन इनक्लोज्ड है, G और H। G जो है अब क्या है, G इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ योर लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, G, ये 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 10। ओके, तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन करें, वहां से x और y की वैल्यू निकालें, दैट विल बी योर G पॉइंट। H क्या है, H इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ योर फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड थर्ड लाइन इज x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो यहां G और H के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो G मैंने जैसे आपको बताया, G इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
सेकंड एंड थर्ड लाइन, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे आप अपनी जूनियर क्लासेस में करते रहे हैं, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए आप। सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन एज इट इज, ये सेकंड लाइन जो है वो एज इट इज रखी, और जो थर्ड लाइन है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो गया ना x का, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल, वहां से हमें y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फर्स्ट लाइन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 24 और 14 जी पॉइंट। सेकंड और फर्स्ट और थर्ड को, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एच पॉइंट, जैसे अभी मैंने आपको फिगर में बताया। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी 30 और 20, ये तो कर ही लेंगे आप, है ना, जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं। तो g और h आ गया। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या बताए थे मैंने आपको, a g h c, सी द फिगर वंस अगेन। कौन सा पॉइंट है हमारे पास, g h c और a, यहां ऐसे कह सकते हैं a g h c, c तो एक ही पॉइंट है ना, दोनों जो है कोइंसिडेंट पॉइंट्स है। तो इन 3 पॉइंट्स पे, ये कह सकते हैं कि चारों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग z की वैल्यू देख लेते हैं। a और c तो सेम ही है ना, तो ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर हम लोग z की वैल्यू देखते हैं। x कोऑर्डिनेट इज 0, y इज 50, पुट करेंगे तो 40, g जो है 24 14, तो z की वैल्यू आ गई 280, h इज 30 20, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 370, c इज एज यूजुअल 0 एंड 50, है ना, 0 5 नहीं है यहाँ, 50 है। ओके, तो उस पे बिल्कुल सेम वैल्यू है 400। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, उस फिजिबल रीजन में z की मैक्सिमम वैल्यू है 400, ठीक है, और किस पॉइंट पे है, a एंड c दोनों सेम, या a कह सकते हैं या c कह सकते हैं, राइट। और मिनिमम वैल्यू क्या है 280, और कौन से पॉइंट पे है, g पॉइंट पे, दैट इज 24 और 14 के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू है क्या, 280। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 14, राइट। अब चलते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन की ओर। Probability of hitting a target by 3 players are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. Find the probability that exactly one of them will hit the target when they fire simultaneously. क्या कहता है कि 3 प्लेयर्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी एक टारगेट को हिट करने की 1/2, 1/3 एंड 1/4, यानी कि पहले की 1/2 है, दूसरे की 1/3 है और तीसरे की 1/4 है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो फर्स्ट प्लेयर की ज्यादा है, हाफ प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्जैक्टली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली, मतलब जो इकट्ठे वो फायर करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालिए कि एग्जैक्टली वन, यानी कि अगर पहले ने हिट कर दिया तो दूसरे और तीसरा हिट नहीं करेगा, दूसरे ने हिट किया तो फर्स्ट और थर्ड नहीं करेगा, थर्ड ने किया तो फर्स्ट और सेकंड हिट नहीं करेगा। ये प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। हम लोग यहां मान लेते हैं लेट द 3 प्लेयर्स बी ए बी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट कितनी है, दैट इज गिवन टू यू हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग द टारगेट दैट इज 1/4। तो ये 3 प्रॉपर्टीज अपने को गिवन है, ये प्रोबेबिलिटीज है कि वो टारगेट को हिट कर देते हैं। अब निकाल लेते हैं पी ए डैश, यानी कि वो टारगेट को हिट नहीं करेगा, तो यहां इसकी मतलब क्या निकलेगा, 1 माइनस पी ए, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट। तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज 1 माइनस 1/3 तो 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश यानी कि नॉट हिटिंग द टारगेट बाय सी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट हिटिंग द टारगेट, सो 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगी 3/4। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने, ये गिवन है, ये मैंने निकाल के रख ली। अब आंसर करते हैं, exactly one of them will hit the target, what will be the probability of that। तो इसका मतलब क्या बना कि या तो A हिट कर दे, B और C ना करें, या मींस यहां और प्लस आ जाएगा, A और C ना करे, B कर दे, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या A और B हिट ना कर पाए, C हिट कर दे, तो इसका मतलब ये बना कि तीनों में से एग्जैक्टली एक प्लेयर जो है वो हिट करेगा। तो बस इनकी प्रोबेबिलिटीज अब भर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, हिट करने की हाफ, बी और सी की हिट ना करने की कितनी है, 2/3 और 3/4। सिमिलरली
यहां इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर ये बनेगा 11/24। तो ये था 15 क्वेश्चन, क्योंकि अब इसमें भी आपके पास इंटरनल चॉइस है। तो इंटरनल चॉइस के लिए देखते हैं, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2 times probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13, that is given to you, and probability of A when B has already occurred, that is equal to 2/5, PA/B इसको हम लोग बोलते हैं। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मैंने कहा ना कि अगर आपको फार्मूले याद हो तो क्वेश्चन तो 60% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है। तो PA यूनियन B का फार्मूला क्या है? फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी पड़ेगी। यानी कि मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आपको ये चीज निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। ए की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, बी की भी गिवन है, तो अगर ये आ जाता है तो अपना आंसर आ जाएगा। तो उसकी तरफ चलते हैं सबसे पहले हम लोग कि ए इंटरसेक्शन बी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने टाइम बचाने के लिए जल्दी से सॉल्व कर दिया है। दिस इज सो 2 times probability of A equal to probability of B 5/13। तो probability of A क्या निकलेगी? ये 2 को हम लोग इधर डिवाइड कर देते हैं तो 5/26, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? दैट इज 5/13। ये गिवन है हमारे पास। अब फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहां से हमारे पास A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब जो गिवन है वैल्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी की क्या गिवन है हमारे पास? 2/5, जो यहां पर पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 5/13, वो यहां पुट कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2/13 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करिए जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और जो गिवन है वो पुट किया, यू विल गेट योर आंसर। सो बड़ा इजी है ये प्रोबेबिलिटी का। अगर आप प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं तो देखिए आपको एक नंबर और 4 नंबर अब तक हम लोग देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का है हमारे पास 16 क्वेश्चन, एंड दैट इज फ्रॉम योर मैट्रिक्स इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स -4 1 0 5, एंड अ फंक्शन इज गिवन टू यू fx is equal to x square minus 3x plus 2। then find out the value of fa। fa means function of this matrix। तो यहां x की जगह पर आप ये मैट्रिक्स पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा a square minus 3x plus 2। इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। तो ये भी फटाफट से मैंने सॉल्व किया हुआ है। चलते हैं, इसको भी खत्म करते हैं हम जल्दी से। तो ये आपको गिवन है -4 1 0 5। इस a की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ x की जगह पे पुट किया, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। अब ये मैट्रिक्स फंक्शन बन गया ना, तो यहाँ पे i लगा देंगे। i विल बी अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब यहां से हमें क्या पता लग रहा है? यहां से पता लग रहा है कि हमको a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, और i2 की। i2 मींस यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो a स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर इज the 2 times multiplication of this given matrix A। तो A into A। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? रो और कॉलम से। -4 और -4 16, तो ये आ गया, और 1 into 0 तो 1 16 आ गया ना। -4 और +5 तो 1 आ गया। 0 0 तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 25। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहां पुट करते हैं। -3 को अब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -12, 3 0 और 15, ये आ गया 3a। दिस इज मैट्रिक्स 3a प्लस 2i। i इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब क्या करेंगे? 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? यहां से मैं कैंसिल करता हूं इसको, और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां 2 आ गया, 2 0 0 2।
अब तीन मैट्रिक्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट, ये आ गया, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, है ना, तो ये प्लस बनेगा, 16 और 12 28 और 2 30 आ जाएगा, है ना। अब चलेंगे यहाँ 1 माइनस 3 और प्लस 0, सेकंड एलिमेंट जोड़ दिया तीनों मैट्रिक्स का। फिर 2 1 एलिमेंट में जोड़ दो, तीनों ही जीरो हैं। फिर 2 2 एलिमेंट में 25 माइनस 15 और प्लस 2, तो यहां सॉल्व करने के बाद 12 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द फंक्शन एफ ए। तो बच्चों ये था आपका सेक्शन सी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, और टेस्ट पेपर था आपके पास थर्ड। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टेस्ट पेपर 4 विद 4 मार्क्स क्वेश्चंस। सी यू, बाय बाय।